What is up, people? As we all know, 2020 में सैडनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है. टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड इस जैसे टर्म्स इंटरनेट पे हर जगह फैले हुए हैं. क्या होता है डिप्रेशन? क्यों होता है डिप्रेशन? क्या आपको है डिप्रेशन? क्या आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्यों आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इस तरीके के सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं. We're going to be talking with a mental health professional and a mental health victim ताकि आप तक पहुंच सके सही इंफॉर्मेशन. बिफोर द वीडियो स्टार्ट्स हमने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं सो दैट यू कैन जंप टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वीडियो यू वांट टू सी और आप डायरेक्टली वहीं पहुंच जाएंगे. एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड हिट द लाइक बटन. थैंक्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर विद निहार. एंड हम सब की जिंदगी में ऑब्वियसली सैडनेस एंड हैप्पीनेस बहुत ही कांस्टेंट तरीके से जुड़ी रहती है. बट you know, when do you realize that these sadness and happiness get intensify और ये depression और mental health issues में convert हो जाती है, हमें कभी पता ही नहीं चलता. एंड इस तरीके के बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई मैं बड़ा लो फील कर रहा हूँ, किसी दिन कोई विल नहीं है कुछ करने की, या फिर sitting somewhere and not able to move, not wanting to move, these kind of things, some lack of appetite and all that kind of questions must be there in your head. इसी तरीके के बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे दिल में भी थे. And for that we have contacted the expert, and कुछ expert opinion के लिए we have with us Nihar Kalyan. So hi Nihal, welcome to the Bharat Gazette video. Hi, hello. How are you? I'm fine, I'm good. I'm really glad to be in a conversation with you. Thank you so much. It's my pleasure. Okay, so let's start with it, and then थोड़ा सा निहार आप बताएं हमारे viewers को अपने बारे में. So I'm a mental health professional. मैं mental health की field में बहुत time से काम कर रही हूँ. मैं masters है मेरे पास psychology में, and मेरे पास certification है counseling में, and मैं साथ साथ social work करती हूँ. For last like a year and a half मैं एक organization के साथ मैंने काम किया है जो drug addiction में काम करती है और drug addicts की mental health के ऊपर काम करती है. तो या मैंने मोस्टली अपना सारा टाइम सोशल वर्क में ही निकाला है. और मेरा एक ब्लॉग भी है, मैं ब्लॉग भी लिखती हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर. एंड मेरा मोटिव यही है उसके ऊपर कि मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर कितनी भी अवेयरनेस फैलाना चाहूँ कम है. और मैं बेसिकली स्टिग्मा इरेडिकेट करना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ के टुवर्ड्स जो भी है. एंड आई गेस कहीं ना कहीं हमारी वीडियो का भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट गोज टुवर्ड्स eradicating that stigma about mental health which is all over the place, and pretty noble to know that people are out there who wants to help people who are basically suffering from mental health issues, and really happy to know that you are one of them. So let's start the conversation. mental health अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है कि उसके बारे में हम एक वीडियो में बात करें तो काफी छोटी पड़ जाएगी वीडियो, एंड इट वोंट बी जस्टिस टू द टॉपिक्स. बट हम एक इशू के बारे में बात कर सकते हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन येट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, दैट इज डिप्रेशन. सो let's get the professional opinion about it, and what is depression according to you, Nihar? डिप्रेशन एक टर्म है जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने लगे है. हम सबकी वोकैबुलरी में हम सब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसे. बट जो प्रोफेशनली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपको तो एक सपोज एक मैं आपको एक आसान शब्दों में समझाती हूँ. एक किताब है, उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल. एक किताब है जिसमें सारे डिसऑर्डर्स लिस्टेड है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. तो उसमें हर डिसऑर्डर का और उसके नीचे उसके सिम्टम्स हैं, उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये डिसऑर्डर इस इंसान को होगा अगर इसको ये सारे सिम्टम्स है. तो उसमें हम डिप्रेशन टर्म यूज नहीं करते, इट्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. तो अगर आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और आपके ये सिम्टम्स होंगे तो दैट इज द टर्म दैट वी यूज. तो इट्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. वो एक कॉमन टर्म है डिप्रेशन जो हम सबके जबान पे है. और बट प्रोफेशनली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. और इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो सब लोगों को ज्यादातर आजकल पता ही है. दैट्स लो मूड, एपेटाइट में चेंज आना, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा कम हो जाना, नींद ढंग से ना आना, नींद या ज्यादा आना, और कुछ चीजों में जो हमको अच्छी लगती थी वो अब अच्छी ना लग, साइडल थॉट्स आना,
सुसाइड अटेम्प्ट करना, बहुत सारी चीजें, लो सेल्फ एस्टीम होना और विल पावर कम होना, और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीज के सिम्टम्स हैं नीचे इस हम्म डिसऑर्डर के अंडर। तो अगर हमारे पास, आप कहिए इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं, अगर हम इनको हम्म महसूस करते हैं, तो एक प्रोफेशनल से हम डायग्नोसिस करवा सकते हैं कि हमें ये डिसऑर्डर है। ओके तो ओके दैट इज व्हाट डिप्रेशन इज। ओके ओके बट निहार यार, देयर सो मेनी टाइम्स हमको लगता है कि हमको इनमें से कोई एक डिसऑर्डर है, बट इवेंचुअली जैसे इंसोम्निया इज अ वेरी कॉमन इशू, एंड खास तौर पे यंगस्टर्स में जब से वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सोशल मीडिया, तो टाइम्स जो टाइमलाइन से वो उल्टी हो गई हैं, लोगों को नींद कम आ रही है, देयर सम रीजंस अबाउट इट। तो when to know that आप एक्चुअली डिप्रेस हैं, इंस्टेड ऑफ कि आपका शेड्यूल बिगड़ा हुआ है या फिर आपकी डाइट खराब हो चुकी है या फिर आप हेल्दी नहीं है। मतलब when to know कि अब आपको जो है एक प्रोफेशनल हेल्प को सीक करना है, ये एक बड़ा एक डिलेमा है। ये डिलेमा, चलिए मैं बताती हूँ आपको। एक जैसे कि इंसोम्निया, ठीक है, ये एक सिम्टम है। भूख ज्यादा लगना ये एक सिम्टम है। बट अगर सिर्फ ये एक सिम्टम है, सिर्फ एक ये सिम्टम है, तो ये डिप्रेशन नहीं है ऑब्वियसली। और कभी कभार कोई भी डिसऑर्डर, हमें, क्यों हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, क्यों हम प्रोफेशनल ओपिनियन ले, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमारे या तो डेली रूटीन को, हमारे सोशल लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ को, ये तीन चीजों को डिसरप्ट कर रही है, देन इट्स अ प्रॉब्लम एंड देन वी नीड हेल्प। अगर ये तीनों चीजें खराब हो रही हैं, इन तीनों चीजों को अफेक्ट कर रही है, अगर वो नहीं कर रही है, सपोज मेरा छुट्टियां चल रही हैं और मैं पूरा 2 दिन 3 दिन बहुत सोती हूँ और मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, मैं ज्यादा सो रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो कोई इसमें, आई डोंट थिंक वी नीड अ प्रोफेशनल टू डायग्नोज अस विद समथिंग। it's just it's normal, but if we are not okay and it is affecting our occupational life, our social life, our personal life, then it's a problem and we need professional help. Okay. So now we know how when to seek for professional help. And एक बहुत ही important question मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि क्या डिप्रेस होने के लिए डू यू नीड अ रीजन? आई मीन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि यार मेरे पास मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन सही है, पैसा है मेरे पास, एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी वाइफ है, प्रॉब्ली गर्लफ्रेंड है, जो भी मतलब आपके हैं लाइफ में, यू हैव अ लाइफ पार्टनर, यू कैन शेयर थिंग्स विद पीपल, यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, बट फिर भी क्या मैं डिप्रेस हो सकता हूँ? दैट्स माई क्वेश्चन, कि इज इट पॉसिबल कि जैसे मुझे नजला जुकाम खांसी होता है, वैसे ही मुझे डिप्रेशन हो जाए विदाउट हैविंग एनी रीजन अराउंड मी? दैट्स द क्वेश्चन। बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अगर मुझे डिप्रेशन है तो डेफिनेटली मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे पास है। और अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, अगर मेरा सब सही चल रहा है, तो मेरे ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, यार तेरा तो सब सही चल रहा है, तेरे को क्यों डिप्रेशन है? तो ये एक क्वेश्चन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आसान शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ कि एक केमिकल है, सपोज एक केमिकल है, हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे रिलीज होते हैं। जब हमें कोई चीज महसूस होती है तो वो केमिकल रिलीज होते हैं, और जब वो कम रिलीज होते हैं तो हमें कुछ और चीज महसूस होती है, कोई और इमोशन। तो ऐसे हैं केमिकल्स हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग ऐसे वर्क करता है। थोड़ी बायोलॉजी है इस सारी आंसर में, तो थोड़ा सा सिंपल करके बता रही हूँ व्यूअर्स के लिए। तो एक कुछ केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये इनके नाम है। ये ओके। हमें फील गुड, ये फील गुड हार्मोन्स होते हैं। ये होते हैं, जब रिलीज होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, सेरोटोनिन रिलीज होता है तो हमें खुशी होती है। तो अगर वो रिलीज नहीं हो रहा है तो हमें दुख होता है, हमें थोड़ा सा लो हो जाता है हमारा मूड, हम सैड फील करते हैं। तो ये सारी की सारी बायोलॉजी है जो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर हमारे पास कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है कि हमारे पास
हमारी जॉब भी नहीं गई, हमारे पास फैमिली भी बहुत अच्छी है, हमारे दोस्त बहुत हैं, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, तो ये भी हो सकता है कि हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो Hmm. So we can बायोलॉजिकल like फैक्टर्स भी you होते know in simple terms we can put it like this कि आपके दिमाग में अगर केमिकल लोचा हो रखा है तो it doesn't have to do anything with your surroundings and your situation. It is a chemical imbalance. It's like a जैसे आपके बॉडी में अगर ग्लूकोज की कमी होती है तो आपको वीकनेस होने लगती है. So this is like that, I think. मतलब any other disease, any other not disease but like imbalance that causes this. आपके according ये इसका proper answer, which is a very valid thing. अभी काफी बड़ा एक question answer हो गया है यहाँ पे for viewers कि अगर आप खुश भी हैं, मतलब आपको लगता है खुश होने चाहिए but आप खुश नहीं हो रहे, तो there is something wrong with the chemicals in your head, according to Nihar here. Also, not according to me, according to biology. according obviously we have the expert psychological opinion इसके ऊपर जो देने वाली हैं वो. So you are obviously representing the psychology society. तो मैं इस तरीके से I'll be doing this. Okay. Pandemic का रोल डिप्रेशन को लेके, I mean मेरे हिसाब से डिप्रेशन जो रिसेंटली ट्रेंड हुआ है ना, ये पेंडेमिक के आने के बाद काफी ज्यादा हुआ है. A lot of people didn't even know about depression. They were not even thinking about depression, but एकदम से लॉकडाउन हुआ. People were locked in their homes. They're not stepping out. They're being, taken away from their natural, habitats, their lives. And now they're certainly एक boom आ गया कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ. So what is the role, major role you think pandemic played in the whole depression scene? जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद वी वर ऑल लॉक्ड अप इन आवर होम्स, तो उससे हुआ क्या कि वी वर प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंड्यूसेस अ लॉट ऑफ एंजाइटी. तो जब हम अपने अपने घरों में बंद हो गए, जो हमने मोस्टली हम सब में से किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसके बाद हमारे पास मीडिया में, सोशल मीडिया पे, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी आई जो कि बहुत ज्यादा थी. डिप्रेशन टर्म आई डोंट थिंक लॉकडाउन के बाद इतना ट्रेंड हुआ, वो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था. तो लॉकडाउन के बाद एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज एंजाइटी इज इरेशनल फियर ऑफ व्हाट विल हैपन. तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई. इनिशियली एंजॉयड आवर टाइम, हमें वेकेशन लग रहा था, हमें बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे घर पे रह के, लेकिन इवेंचुअली हमें रियलाइज हुआ देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और वी डोंट नो व्हाट विल हैपन. और न्यूज चैनल्स पे सारा टाइम हमें केसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे कि इतने केस बढ़ गए, अब इतने केस बढ़ गए, अब इतने केस बढ़ गए. और जब हमारे घर के आसपास थोड़ा थोड़ा आने लगा, वो हमें पता चलने लगा, ओ माय गॉड यहाँ पे भी हुआ है किसी को, यहाँ पे भी. तो उससे एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो लॉकडाउन का ये बहुत बड़ा रोल रहा फॉर पीपल जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं, और जो लोग नहीं भी कर रहे थे उनको भी बहुत ज्यादा ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने लग गए वो. That's a common phenomena. अगर हम pandemic से पीछे भी जाएं, so I think you must have heard about this website called WebMD, जिसपे सब ऑनलाइन डॉक्टर बन जाते हैं आजकल. तो मतलब once you know about things, then you get anxiety. वो मैं concept समझ रहा हूँ, because if you search about any symptom on that WebMD thing website, eventually it will tell you that you have cancer. और आप इतने एंजाइटी में आ जाते हैं कि आपको हर सिम्टम का इवेंचुअल आउटकम कैंसर निकल जाए, तो आपको लगता है यार मैं सीरियसली बहुत बीमार हूँ. सो आई गेस द मोर यू नो अबाउट थिंग्स, the more you start worrying about things, and that will eventually lead to these I don't think the more you know about things leads to anxiety. I believe that incomplete information, like you have information but you're not fully informed. So you know कि ऐसा है, हो सकता है, but you don't know कि क्या है पूरा. तो उससे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है. एंड एंजाइटी का
पूरा डेफिनेशन नहीं है कि मतलब ये है और इस वजह से एंजाइटी होगी, वो तो it differs from people to people. A person would feel anxious about something. The other person could feel anxious about any other thing. I think that could be the case here. Okay, Nihal, one more question, which is very important. I think. I mean, I think it's important that if I have depression, uh, is my like willpower is not strong enough. I mean, am I not strong enough in my head that I'm not able to deal with it, deal with my thoughts, or something like that? That's a very common misconception, and people think that way कि मुझे depression है तो मेरी willpower कमजोर होगी. ऐसा कुछ है क्या? मैं समझ रही हूँ ये क्वेश्चन, बिकॉज हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो हम इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं. इट्स लाइक नॉट अबाउट लाइक विल पावर पर से, बट क्या हम नहीं डील कर पा रहे अपने इमोशन से, इसलिए हमें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, या इसलिए हमारा ज्यादा हमें अफेक्ट कर रही है ये सारी चीज. सो जस्ट फॉर ये वाला क्वेश्चन, मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए सबको बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए मैं सिर्फ यही बोलूंगी, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है. मतलब अगर हम ऐसा टेक्निकल टर्म्स में बहुत ज्यादा डिटेल्ड में अगर इस टॉपिक को मैं समझाऊंगी तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं सबको. अ डिसऑर्डर विच इज लाइक एनी अदर फिजिकल प्रॉब्लम दैट यू कैन सफर फ्रॉम. तुम्हें चोट लग सकती है, वायरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इट्स लाइक एनी अदर प्रॉब्लम दैट यू कैन गो थ्रू. तो इसका इलाज भी है, सोल्यूशन अवेलेबल है, सब कुछ है. पूरा ट्रीटमेंट आप करवाकर एंड यू कैन ओवरकम दिस. तो ये जो स्टिग्मा है कि आपको कोई इमोशनल या वीक हो, आप में विल पावर नहीं है, आप चीजों को से लड़ नहीं सकते इसलिए आपको डिप्रेशन है, तो को थोड़ा सा लेट्स नॉट गो इनटू दैट. बिकॉज मैं अगर इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करने लगूंगी कि one of the symptom of depression is you feel like you don't have that strength in you and you can't overcome that, but इसको misinterpret भी किया, तो इसलिए Okay. Yeah, I think that's a very precise and adequate answer to that question. I think that's about it from our conversation. I mean, this video won't be enough अगर हम लोग बात करने पे आते हैं डिप्रेशन को लेके, as obviously we know that you like talking about mental health and you will go on and on and on. And one more question, अगर मेरा दोस्त डिप्रेस है और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी हेल्प करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब व्हाट शुड बी माय कंट्रीब्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, एंड आल्सो स्पेशली अगर वो डिनायल में, वो मान ही नहीं रहा है कि वो डिप्रेस है. सबसे पहली चीज, अगर कोई डिप्रेशन में है या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी एनीथिंग आपको लगता है उसे है और उसको नहीं लगता है उसे है, वो नहीं चाहता उसके लिए हेल्प रीच आउट करना और कुछ भी नहीं चाहता वो, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते. ऑब्वियसली लिसन टू देम, बैठो उनके साथ और उनके साथ बात करो. एक्टिव लिसनिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. उसके साथ बैठो, उससे पूछो उस क्या फील करता है, उसके साथ बात करो एंड जस्ट बी देयर फॉर देम एंड लिसन विदाउट जजमेंट. जो भी वो बातें बोले, डू नॉट जज देम, डू नॉट. और बिना जजमेंट के उसकी बातें सुनो और एम्पथाइज करने की कोशिश करो जितना कर सकते हो. देयर इज सिंपैथी एंड देयर इज एम्पैथी. एम्पथाइज करने की कोशिश करो अगर आप कर सकते हो तो उनके साथ, और उनकी बातें बस सुनो. एंड यू डोंट इवन नो कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है सामने वाले की लाइफ पे अगर वो, और क्योंकि हमारे पास ये 3 बेसिक चीजें करने वाला भी नहीं है कोई.
नोबडी, मतलब अभी तो ज्यादा लोग नहीं है ऐसे। तो अगर हम ये ही करें किसी के साथ और उनकी सारी बातें सुने बिना किसी जजमेंट के, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। और अगर हो सके, अगर आप उनके साथ इतनी बात कर रहे हो और इतना एम्पथाइज कर रहे हो, सब कुछ है, अगर हो सके तो जस्ट let them know कि you are there for them and you want them to seek professional help. Just that. अपने ओपिनियंस मत दो। बातें सुनते हुए बिल्कुल ये बोलने की जरूरत नहीं है कि तेरे को ये हो रखा है, तेरे को ये प्रॉब्लम है, तुझे पता नहीं है इससे क्या क्या हो जाता है, तू ये नहीं सुनता है, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए। नहीं नहीं, कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई एडवाइस नहीं देनी, कुछ नहीं करना, बात सुननी है उनकी। और जस्ट लेट देम नो कि यू केयर एंड तुम्हें भी फर्क पड़ता है कि वो ये सब चीजों से गो थ्रू कर रहे हैं, एंड यू वांट देम टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। एंड इफ दे डोंट वांट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, डोंट फोर्स देम। यू कांट, एक्चुअली यू कांट, कोई एडल्ट को तुम फोर्स करके नहीं ले जा सकते डॉक्टर के पास, पर सुन सकते हो उनकी। Okay, yeah, that's a pretty informative and obviously काफी ज्यादा प्रैक्टिकल सी बात भी है कि अगर किसी इंसान के पास कोई if you have a very genuine pair of ears who can listen to you, I think that would help a lot. That does help. One last question. मतलब काफी confusing रहता है लोगों के लिए कि which person to approach. I mean, when to know whom to approach is a very important thing to know when you're in trouble. So मुझे साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए या फिर साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करना चाहिए? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आई मीन वेरी कॉमन डिफरेंस, कॉमनली यूज्ड टर्म्स एंड पीपल यूजुअली find conflict in that in their minds. तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको प्रॉब्लम है जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, लाइक मैं लो फील कर रहा, लाइक थेरेपी फॉर एवरीबडी। अगर आपको बुरा लग रहा है और अगर आपको थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हो, आप थेरेपी में जा सकते हो। इट्स, और अगर आपको नहीं भी लग रहा है तब भी जा सकते हो। इट्स वेरी इंसाइटफुल। आप किसी से बात करोगे, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, आपको बहुत कुछ पता चलेगा अपने बारे में जो आपको पता भी नहीं था, और बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी आपके लिए। तो थेरेपी इज फॉर एवरीबडी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये हो तभी आप जा सकते हो। बस ये फर्क होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में हो एंड इट्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, आपको नींद नहीं आती रात को, आपका सुसाइडल थॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, यू नीड मेडिकेशन। आपको पता है आपको मेडिकेशन की जरूरत है, आपको समझ में आ जाता है खुद ही आपको मेडिकेशन की भी जरूरत है, तो यू नीड अ साइकाइट्रिस्ट। बट इफ यू आर फीलिंग कि मेरा मूड थोड़ा सा लो है, तो थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर इज गुड इनफ। आप उनसे जाके भी बात कर सकते हो। और अगर आप किसी एक भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाओगे ना, अगर आप सिर्फ काउंसलर के पास ही चले जाओगे, तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वही बता देगा कि आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, तो आप वो रेफर कर देगा। कोऑर्डिनल, आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी अगर आप जा रहे हो, तो वो आपको अपने आप साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेगा और आपको मेडिकेशन पे डालेगा। तो उनको पता है, यू जस्ट टू रीच आउट टू एनीबडी। आप किसी के पास भी जाइए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने आप सारा आपके लिए कर देंगे कि आपको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, अपने आप रेफर कर देंगे। रीच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके पास जाऊं, तो आप किसी के भी पास चले जाइए, किसी के भी पास। That's a very nice answer, Dan. Yeah, so I guess that's about it. That's very informative session we had, I guess. Yeah, and there are so many more questions I think we have about it. And agar aapko aur questions hain and you are very curious about mental health and you want to know more about it, you can obviously follow Nihar Kalyan's blog about mental health. Unke Instagram ke links I will definitely be sharing that in the description below. And thanks a lot, Nihar, for joining us. It was a very insightful, informative, and interesting session we had with you. Thank you so much for having me. I'll definitely be following you on Instagram. I think our viewers should be following you as well.
Okay, so after that fruitful and amazing conversation with Nihar Kalyan, we have a friend of mine, Ayman Jafri, who has been through the mental health issues we were discussing with Nihar. So, welcome, Ayman, to Bharat Gazette. How are you? Hi, thanks for having me here. So, Ayman, so we were creating this video to, you know, or to basically create awareness in people, that to eradicate the stigma of mental health issues which is all over the place these days. And Sure. what better way to convey that through a person who had faced it and who has gone through something like that. So इसको share करो अपनी experiences, and what were the mental health issues we were discussing. I mean, which was Yeah. the one you went through basically? Yeah. So at first, I'd like to acknowledge the biggest elephant in the room, which is what we're trying to talk about, which is the awareness point of it. Because I think that even recognizing that you are personally going through something requires you to know that something like this can happen to you. You can feel something like this, and it is normal. From almost everybody in their lives at some point will go through something difficult wherein they will need some kind of professional help. Whether it is that they're dealing with depression or anxiety or even insomnia, these are conditions that most people go through at some points in their life. And at that point, they have to admit and acknowledge that this is happening. And the symptoms of it can be different for different people. For some people, they can't fall asleep for many days. For some people, they don't have motivation, they don't have appetite. Some people have really bad palpitations, really confusing thoughts, a general bad mental image. Some people develop a body image. Some people have even difficulty just meeting their friends and socializing. And it is important in those moments to admit to yourself that you're not feeling okay, that this is something wrong. And I think that a lot of people just try to just brush it under the carpet and say that it's fine, it's okay, it's not a big deal. It's true, it's not a big deal, but it's the only way to solve it is to recognize there is something to solve here. Because the more people try to brush it under the carpet, the more pent up they get. And I personally feel that a lot of the times mental health discussions just talk about directly something harsh and some culminations. Like they'll talk about suicide, they'll talk about self-harm, which is not okay, because you're not hitting the nail on the head. You have to start from where the problem lies. This is not it. You have to begin the conversation somewhere else. You have to create a positive environment for yourself and for others. True. So we were talking about not hitting the nail on the head and starting from the scratch. So the beginning of the questions would be, when did you realize that you're actually going through something which is a mental health issue and not the regular, not the regular upset, up down kind of a rail? So personally, I've been to multiple therapists myself. I've also taken some medication for a few years, and so that comes like that comes like when you actually realize that you are going through something which needs therapy. So that came my question would be that, when did you actually realize, तुम्हें कब ऐसा लगा कि अब ये जो है, this is not just regular sadness, this is not just regular upset, I'm not just pissed about something, I'm actually feeling and going through something which is actually more serious and severe? So it's I think 8-9 years ago, for the first time, when I started developing symptoms of anxiety and depression, it took me a long time to realize what is happening to me, because there's been a complete lack of awareness around me, from the institutions that I was a part of to the people that I was surrounded by. There was no discussion about something like mental health. There was no conversation regarding it. So when I faced symptoms that were closer to anxiety or depression, I didn't know what was happening to me. And that was the big problem.
Because if I knew what was happening to me, I would have been diagnosed so much earlier. It took me the next 2 years to figure out that this needs a precise and a different approach. So from my first severe symptoms of anxiety, it took 2 years to get a proper diagnosis, just because there was a general lack of awareness around it. And even when I went to a professional, I was completely unsure of who to approach in this matter. There was not so much of like today, I feel like there's been some positive change in this respect, that people can, even just look up online what they can get, what kind of help they need. But at that time, I realized that I didn't know. So I didn't know if I should go to a psychologist, a therapist, or if I should go to a psychiatrist. What is the difference between all of these? What kind of help do I need at that point? What is going to be? In fact, we were discussing the same thing with Nihar, and I asked her the same question that, when to know that whom to approach, because there are two kind of, mainstream words that pops out when you talk about mental health issues. One is a psychologist and another is psychiatrist. And Nihar just said that, either of them would do. You just have to go to them. And, the first step is the most hard and the most important one. I think you would agree to that, because did you know that whom to approach at first when you started? I didn't. I really did not. I just knew that I had to go to a professional. At that point of time, I didn't know what professional would help out. And from my personal experience, I can say that it took a fair bit of trial and error to realize what works for me and what does not work for me. Because what kind of help you need is very personal. I don't think there can be a generic answer to that solution, but you should certainly go have a conversation with a professional and be clear on what kind of solution, what are you looking for? What kind of solution you want? What do you want out of this? So that would go down to the question कि अगर आप therapy के लिए जाते हो, I'm sure you must have been, you told me that you have been to multiple therapy sessions. Yes. So what's in your mind? What expectations, what bag of expectations do you carry into that room when you're entering there? And what do you take out with you, bring out with you? That's the question. Yeah. So Umair, I think that's probably one of the most important things to talk about and know, because when a patient goes to a professional, it's really important that they have certain things from that professional, and then also that they manage their expectations really well. So first, when you're going to a therapist, you should feel complete comfort and being able to talk about your personal experience, your problems, and you should feel safe in being able to talk about those things. Those things were personally very important to me. You should not feel like you're being judged. You shouldn't feel like you are being ridiculed. You're not going there for a life lesson. You're not going there for somebody to teach you or preach you. You're not going there for anything besides managing your emotions better. And to be able to do that, you should be in an environment wherein you can unpack your traumas, wherein you can talk about your experiences in complete confidentiality and confidence. I think that's very important. And also, I think it's very, very important for even patients to know what they can get from good therapy. So I think that a lot of people, when they go to therapy, they think that they can just unload their problems onto a professional who's going to solve it for them, which is not true. The professional is not there to just sort your life for you. You have to do it yourself. You're there because you need some skilled professional, a third person, who can help you make better decisions to lead a more positive life, to manage your emotions better, to manage situations better. And it is important to not take it as a medicine, because I've seen a lot of people who just go to therapy once or twice and they're like, it didn't work for me. Of course, it's not going to work for you. It's not like a medicine. It's not like antibiotic that you're supposed to take for 3 days. It's more like a workout.
You have to Okay. inculcate things in your life and work with them for a longer periods of time. And how much you need, maybe you'll need more sessions at the beginning, maybe you'll need less sessions eventually, but you have to take it into approach that these are processes that you're building as a part of your life. Comparing it to workout is a pretty apt metaphor for that, because obviously it's not a dose which is going to cure you. It's going to be a very steady chain of reaction, chain of workouts which will eventually show the results, and that's a pretty good way of putting it up. So what are the no-nos a person should know that that is a big no when you going for a therapy? You should be aware of what not to expect. Obviously you have to simmer down your expectations. You have to be practical with what you expect, but what you should what you should know that this is something which is totally unacceptable from a therapist. I think first and foremost, a good therapist will not talk about their lives with you. Second, they won't discuss their other patients with you and what they've been through. You're not an object of comparison for them. You are an individual person with their own experiences, and you are supposed to feel like that when you go there, because you're eventually going there to have feel safe, be able to talk about things, and you won't feel like that if you're being compared to a bunch of other people who you don't even know. So these are two big no's. Thirdly, if you feel like you're being judged, if you feel like that you're like they're coming at you, they're looking at you with their own notions of what's right and wrong, then it's not going to work out. Those are a few things that you should keep in mind. And fifth, I'd say that one of the during this period of pandemic, there's been a lot of consultations which have developed around video conferencing and voice call and text, and I think that's great, because I've realized that so many people are not comfortable going to a therapist in person and sitting down in front of them and having a conversation. That would take us to the very important question of ours, that what would be your advice to people who think that going to therapy is still a taboo, obviously in our country, and people think that if they're going to therapy, then people would assume that there's something very severely wrong with their heads. कहीं वो पागल वागल तो नहीं है, या something like that. It's obviously very mainstream to hear opinions like these. So how to break that down, and how to I what think to tell the these only people. way to if you don't do it, I mean, like, that's all I have to say, that if you don't do it, you're just going to lead a more difficult life, right? If you have a fever for 10 days, will you not go to a doctor? Because clearly your body is not able to manage the healing itself. You need a help. So just like your limbs and your heart and your lungs and your liver, there are parts of your body, they're organs, they're essential organs which work 24/7 for you to be able to live a good life. So is your brain, and your brain is working 24/7 as well. And the unfortunate and fortunate thing is that unlike your liver, your brain is absorbing your emotional reactions, your physical environment, your social environment, your work pressure, your college life, your school life, anything that you're going through that is stressing you out or giving you a bad time is getting imprinted upon your brain. And your brain as an organ is getting affected by it. And this is just saying that you're going through a difficult time doesn't make you overtly emotional or anything. It's an organ. This is how it works. So if you attend to your limbs, when you break a leg, you go to a doctor because you can't mend it yourself. So when you have a difficult time with your mind, and it is possible that you're not able to do it yourself, because there are certain situations where you can manage difficult situations yourself, and there are times when you can't do it. So just go to a doctor. Just don't think it's a therapist or whatever. Just you go to like an eye doctor or like a physician. Just think, okay, fine, right now I need to go to a therapist. Some other time I might need to go to a general physician. It's fine. It's all a part of life. Sure.
That's a pretty good way to sum it up, and obviously a very important message for all the people who are going through this their separate mental health issues, be it depression, be it anxiety, and any other thing. The best thing, the most important thing you need to do is to consult for help. Don't think that consulting for help makes you weak. Yeah. It's just going to make your life, and also make your life better, and also the life of people around you. For sure, yeah. And also I think it's really important that people stop self-diagnosing themselves, which has become like now with like and I think it's like an outcome of people becoming aware that they could be going through something difficult. They just like Google symptoms and think that, okay, 1, 2, 3, 4, I have all of this. So WebMD is the culprit here. I was talking about it with Nihar, that whatever you're gonna search on WebMD, it's gonna make you believe that you have cancer. So you're gonna be in more anxiety, and then it's gonna be false information will lead you to more depression and eventually ruin the situation. Yeah, and there's a spectrum of problems that you could be facing mentally, like anything from insomnia to bipolar disorder, OCD, so many things that can be, and you don't know those things because you've never studied it. You're not a professional. So please go to a professional and let them do their job. When you have like an injury in your hand, you don't say, I have like I broke a limb or I have a muscle, whatever. You get an X-ray, and that's how you know what you have. True. Obviously. So that is pretty fruitful, and I think Aman has told us very insightful things about what to expect and what not to expect from a therapist, and obviously to just go for help when you need it, and don't feel shy, don't feel weak about it. And that is the message we want to convey to our viewers through this message. And thank you very much, Aman, for being with us, joining our channel. So that's about it from the video. And I hope you have got some information which you didn't knew earlier, and this video would be of some help to you. So thank you, and stay updated. And from the Bharat Gazette channel, this is your host Umair Iftikhar with Aman Jafri signing off. Like, share and subscribe our channel, and follow us for more updates on our social media handle.